So hello dear friends, welcome back to my channel Pharma Smart Notes. Today we are going to discuss about elastic and plastic deformations. So अगर से आपने मेरी फर्स्ट वीडियो डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए. So without wasting any time, let's get start the video. So first of all, we are going to discuss about the basic definition of elastic deformation. So see what definitions say. The property of solid material due to which an object come back to its original position by removing deforming force is known as elastic deformations. It means कि ये सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी है. जब भी हम किसी सॉलिड मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद जब हम वो फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो सॉलिड मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर पाएगा. तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिक. ठीक है, और यही इसी को ही हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे. ठीक है. सो लेट्स कंसीडर अ स्प्रिंग. दिस इज द ओरिजिनल साइज एंड अ शेप ऑफ अ स्प्रिंग. When I exert force on this spring in my right hand side direction, so what will be happen? The spring change their original position, original shape and size due to my applying force F. When I exert force on the spring, so spring change their original shape and size due to my applying force F. So I can say that this force F is deformed this spring. This force F is deformed the spring. Hence, I can say this force is deforming force. Okay, तो ये फोर्स की वजह से लाइक आप देख सकते हो ये मेरे पास में स्प्रिंग है. जैसे ही मैं ये स्प्रिंग पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा हैंड रिजिट है. ठीक है, मैं जैसे ही इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और ये फोर्स छोड़ने के बाद में स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर रही है. ठीक है, तो यही फिनोमिना को हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशंस. सो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो ये फोर्स ये स्प्रिंग को डिफॉर्म कर रहा है, तो ये फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे. ठीक है. सो इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो आपको बताना है कि इट इज चेंज बोथ द ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी ओरिजिनल साइज एंड शेप को चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की. ठीक है, आप देख सकते हो ये ओरिजिनल साइज एंड शेप था स्प्रिंग का. जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ, इसका स्प्रिंग का ओरिजिनल साइज एंड शेप क्या हो गया, चेंज हो गया. सो व्हाट माय हैंड्स इज डूइंग, my hands is exerting deforming force on the spring. Okay, my hands is exerting deforming force on the spring. So okay, now what will happen when I release this spring by removing deforming force? So obviously the spring comes back to its original shape, original position. So can you guys give me answer that why spring come back to its original position like this? Why spring come back to its original position? आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं. सो द आंसर इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. द स्प्रिंग कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स देखते हैं क्या है. इट इज टेंड टू पुश अ सिस्टम बैक टूवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इसकी ओरिजिनल पोजीशन या फिर इसकी स्टेबल कंडीशन को अचीव करवा देता है. लाइक जैसे कि ये स्प्रिंग है, ये इसकी स्टेबल कंडीशन है. ठीक है, ये स्प्रिंग की स्टेबल कंडीशन है. जैसे ही मैं इस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करती हूँ और इसे एक्सटेंड करती हूँ तो ये इसकी अनस्टेबल कंडीशन हो गई है अभी. ठीक है, और जैसे ही मैं ये फोर्स निकालती हूँ तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में को रीगेन करवा देगा. ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा तभी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा. ठीक है, जब आप स्प्रिंग जैसे कि वैसी है, अगर से आप स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया वैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, वो स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल स्टेबल कंडीशन को अचीव करवाने के लिए उसकी हेल्प करेगा. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाई. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग. सो ड्यू टू अपोजिट फोर्स द स्प्रिंग कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. अपोजिट फोर्स के कारण से जो स्प्रिंग है अपने ओरिजिनल पोजिशन को रीगेन कर पाती है. ठीक है,
Once the deforming force is removed, the restoring force will bring the objects to its original position. जैसे ही deforming force जो है ये spring से निकल गया, वैसे ही restoring force क्या करेगा, उसे अपनी stable equilibrium condition को achieve करवा देगा. So remember that this deformations of a spring is known as elastic deformations. तो आपको याद रखना है कि यही deformations को हम बोलेंगे elastic deformations. Okay, तो move to the next topic is plastic deformations. So first of all, we are going to discuss about the basic definition. So see what definition say. The property of solid material that don't come to its original position after removal of deforming force is known as plastic deformation or inelastic deformations. ठीक है. So ये solid material की property है. जैसे ही हमने deforming force इस पे अप्लाई किया तो ये जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ तो ये ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेगा, किसी भी सॉलिड मटेरियल को डिफॉर्म करेगा. और जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड मटेरियल है ये अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो इसी फिनोमिना, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है. हमने लास्ट में देखा था, अभी हमने देखा था प्लास्टिक में, इलास्टिक में कि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होने के बाद में ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर पा रहा था. बट जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में है, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होने के बाद में ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन नहीं कर पाता है. तो यही फिनोमिना को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है. So you may be think that why spring come back to its original position and empty can doesn't. These are the empty cans. ठीक है, जिसमें कोको कोला स्प्राइट्स वगैरह रहती है. So these are the empty cans. So to understand this phenomena we have to understand elastic limits. Okay, we have to understand elastic limits. So see what is the elastic limits. Here is the 3 spring. First spring जो original shape and size है ये. सेकेंड स्प्रिंग जिसमें थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है और डिफॉर्म होने के बाद में जब मैं छोड़ रही हूँ तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन कर पा रही है. और थर्ड ये है कि मैंने एकदम ही उसे स्ट्रेच कर दिया है और वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन नहीं कर पा रही है. ठीक है. सो लेट्स कंसीडर अ स्प्रिंग. व्हेन आई स्ट्रेच द स्प्रिंग इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर रिमूविंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है. But when I'm not removing deforming force, again stretch the spring, what will happen? When I'm not removing deforming force and again stretch the spring, so spring is deformed. Spring does not achieve their original position. ठीक है, because there is a elastic limits for every object. Either they could be a spring or they could be a empty cans. Here you can see मैंने spring को उसके इलास्टिक लिमिट्स के बियॉन्ड खींच दिया और अभी ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पा रही है. ठीक है. आप अगर से इसको कितना भी पुश करो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाएंगी. ठीक है. इफ यू स्ट्रेच आर कंप्रेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट्स इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इवन इफ यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स. अगर से आप रिमूव भी कर दोगे तभी भी ये अपने ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आएंगे क्योंकि ये क्या कर गई है, अपनी इलास्टिक लिमिट्स को ब्रेक कर गई है. ठीक है. तो आप देख सकते हो हुक्स लॉ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हुक्स लॉ पढ़ना ही पड़ेगा अगर से आपको इलास्टिक लिमिट्स पढ़ना है तो. सो सी व्हाट हुक्स लॉ से द कंसेप्ट ऑफ हुक्स लॉ इज दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई टू अ स्प्रिंग or any objects or elastic object is directly proportional to the amount of deformations. Means Hooke's law सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि जितना फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए लगाओगे उतना वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशंस. लाइक हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, लास्ट में मैंने आपको बताया था तो बीकर जैसे रखा रहता है प्लेटफॉर्म पे. थोड़ा सा धक्का लगा तो बीकर गिर जाएगा प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा धक्के लगने की वजह से क्या होगा, जैसे थोड़ा सा धक्का लगा तो बीकर प्लेटफॉर्म पे गिरेगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे. बट आपको गुस्सा आया और आपने वो बीकर पकड़ के पटक दिया दीवार पे तो उसके डिफॉर्मेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. लाइक कम फोर्स लगाओगे तो कम डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा. लाइक द ग्रेटर द फोर्स अप्लाई टू एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट द मोर विल बी द डिफॉर्मेशन. ठीक है. जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा
कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो फॉर्मूला जो है हुक्स लॉ का F इज इक्वल्स टू KX है, where F is the force applied, K is the force constant and X is the amount of deformations. Okay, so यहाँ पे मैंने रेड पेन पे लिख के रखा है कि within the elastic limits stress is directly proportional to the strain. हुक्स लॉ ने बोले हैं कि stress is directly proportional to the strain but within the elastic limits. ठीक है, इलास्टिक लिमिट्स अगर से वो स्प्रिंग अपनी इलास्टिक लिमिट्स को ब्रेक नहीं करा है, अभी वो अपने ओरिजिनल डिफॉर्म मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर पा रहा है, तो उस समय पे हुक्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स अभी तक के ऑब्जेक्ट ने इलास्टिक लिमिट्स ब्रेक नहीं किया है तो ही वहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई होगा। अगर से ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट्स को ब्रेक कर जाता है तो वहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। विद इन द इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सो आज के लिए इतना ही। अगर से इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Pharma Smart Notes. Thank you so much to watch my video.